आपका लेक्चर शुरू हो रहा है, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है, आपका एक मंथ में पूरा का पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा। बस आप कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी आपका अगला लेक्चर पढ़िए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो पिछला लेक्चर आप एक बार देख लीजिएगा, फिर अगले लेक्चर को पढ़िएगा। एक मंथ में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक आपकी फिर से टिप पे आ जाएगी। तो आज बेटा देखिए टॉपिक आपका हम शुरू कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड और हेलोइड। अच्छा, ये टॉपिक जब आप पढ़िए तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आइसोमेरिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म जो आपको पढ़ाया गया था उसको रिवाइज कर दीजिए, और रिवाइज करने के बाद बेटा टॉपिक शुरू कीजिएगा। ऑर्गेनिक में बेटा एक चीज होती है कि हर टॉपिक का कोई ना कोई रिएक्शन, हर टॉपिक का कोई ना कोई रिएक्शन वो बेटा पिछले टॉपिक में आता है या अगले टॉपिक में आता है। इस टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक की जो भी रिएक्शन यहाँ से रिलेटेड है उसको पूरे डिटेल में बताएं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे ढंग से देखिए, आपका हेडिंग पड़ा हुआ है एल्काइल हैलाइड और हेलोइड। एल्काइल हैलाइड ये बेटा जो पार्ट है, एल्काइल हैलाइड ये जो पार्ट है ये आपका बेटा एलिफैटिक पार्ट है, एलिफैटिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ये आपका एलिफैटिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और बेटा यहाँ पे देखो अगली हेडिंग आपकी पड़ी हुई है हेलोइरिन। हेलोइरिन में आपका बेटा एरीन जो है टर्म, टर्म एरीन, एरीन का बेटा मतलब होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक का जो भी टॉपिक हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो दो पार्ट में होगा। एक पार्ट आपकी एलिफैटिक होगी और दूसरा पार्ट उसी का रिस्पेक्टेड एरोमेटिक होगा। जैसे इसी टॉपिक में हम आपको एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड पढ़ाएंगे, इसी टॉपिक में हम आपको बेटा क्लोरोबेंजीन, हेलोबेंजीन इन सबको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हेडिंग है आपकी नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे बेटा देखिए कि हमने एल्काइल हैलाइड सिंपल बनाया है। कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी और ये 4th वैलेंसी। आप जानते हो कि ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है। किसी भी कार्बन की हाइड्रोजन की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो कार्बन कंपेरिजन वाइज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। जब ये बॉन्ड बेटा पोलराइज होगा तो हाइड्रोजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन में बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और बेटा बॉन्ड का नेचर क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। बॉन्ड का नेचर कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। और इस पोलर बॉन्ड की बेटा मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इस पोलर बॉन्ड की पोलैरिटी की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इस मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए आप जानते हो कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी यूज होती है उसको डायपोल मोमेंट कहा जाता है। और डायपोल मोमेंट जो होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बेटा mu इक्वल टू आपका हो जाएगा q इनटू n। क्लियर। अब कई बार हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया होगा, ये बेटा जो न जानता हो वो सुन ले। सबसे पहले डायपोल मोमेंट निकालने में प्रायोरिटी चार्ज को दिया जाता है, फिर बेटा लेंथ को दिया जाता है। ठीक, चार्ज कैसे निकालोगे, तो बेटा जैसे दो एटम हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो दो एटम के बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, चार्ज उतना ज्यादा डेवलप होगा, पार्शियल चार्ज उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा पार्शियल चार्ज होगा डायपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। अब दो कंपाउंड है और आप जानते हो कि दो कंपाउंड में अगर बेटा चार्ज सेम होता है, पार्शियल चार्ज सेम होता है, किसको प्रायोरिटी दी जाती है, लेंथ को। क्लियर। अब ये बेटा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में एल्काइल हैलाइड में पढ़ा हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेयर बॉन्ड पोलैरिटी। एग्जामिनर ने चार कंपाउंड दिया हुआ है, एग्जामिनर ने चार कंपाउंड दिया हुआ है और क्या है कि इन चारों कंपाउंड को बॉन्ड पोलैरिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेटा कार्बन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है जो अलग अलग है। यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन के बीच में है, यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन के बीच में है और यहाँ पे कार्बन आयोडीन के बीच में है। आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन फ्लोरीन के बीच में होगा, उससे कम कार्बन क्लोरीन के बीच में होगा, उससे कम कार्बन ब्रोमीन के बीच में होगा और सबसे कम कार्बन आयोडीन के बीच में होगा।
इस क्वेश्चन में बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज्यादा मेथाइल क्लोराइड की होनी चाहिए, फिर मेथाइल क्लोराइड की होनी चाहिए, फिर मेथाइल ब्रोमाइड की होनी चाहिए, फिर मेथाइल हाइड्राइड की होनी चाहिए। लेकिन बेटा ये आंसर गलत होता है। इस क्वेश्चन में एक एक्सेप्शन प्रोड्यूस होता है और सबसे ज्यादा जो बॉन्ड पोलैरिटी होती है वो मेथाइल क्लोराइड की, मेथाइल क्लोराइड की होती है। मेथाइल क्लोराइड से बेटा कम मेथाइल क्लोराइड होता है, मेथाइल क्लोराइड से कम आपका मेथाइल ब्रोमाइड होगा, मेथाइल ब्रोमाइड होगा, और मेथाइल ब्रोमाइड से बेटा कम मेथाइल आयोडाइड होगा। क्लियर हो गया? ये एक्सेप्शन के फॉर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी मेथाइल क्लोराइड की होगी, उससे कम मेथाइल फ्लोराइड की होगी, उससे कम मेथाइल ब्रोमाइड की होगी, और सबसे कम किसकी होगी? मेथाइल आयोडाइड की होगी। आइए बेटा एक और क्वेश्चन आपको कराए, फिर टॉपिक हम आपका शुरू करें। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में बेटा दिया हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है मेथाइल क्लोराइड पहला, मेथाइल क्लोराइड। दूसरा बेटा ऑप्शन है मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड CH2 Cl2। तीसरा बेटा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म CH3Cl, और फोर्थ ऑप्शन है CCl4। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में बेटा पढ़ा हुआ है, और एनसीईआरटी वालों ने पूछा हुआ है कि मीथेन के जो डिफरेंट क्लोरो डेरिवेटिव होते हैं, मीथेन के जो डिफरेंट क्लोरो डेरिवेटिव होते हैं, उनको बॉन्ड पोलैरिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। फिर से सुनिए क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शन होंगे एग्जाम में, एग्जामिनर पूछेगा कि मीथेन के डिफरेंट जो क्लोरो डेरिवेटिव होते हैं उनको बॉन्ड पोलैरिटी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। तो सबसे पहले आंसर आप लिखिए, इन सब में सबसे ज्यादा बेटा बॉन्ड पोलैरिटी मेथाइल क्लोराइड की, मेथाइल क्लोराइड से कम बॉन्ड पोलैरिटी मिथाइलिन क्लोराइड की होगी, मिथाइलिन क्लोराइड से कम बॉन्ड पोलैरिटी क्लोरोफॉर्म की होगी। क्लोरोफॉर्म का बेटा ये फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया था, CH क्लोरोफॉर्म की होगी, क्लोरोफॉर्म की होगी, और सबसे कम कार्बन टेट्राक्लोराइड की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की होगी। तो ये बेटा आंसर हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी। ये आपका बेटा ऑर्डर हो गया। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे सर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, क्या होगा? तो एनसीईआरटी वालों ने डायग्राम के बेस पे बेटा इसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा, और इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में उन्होंने पूरा का पूरा एक पेज स्ट्रक्चर वाइज लगा दिया हुआ है। उतना आपको नहीं देखना है, हम एक तरीका आपको बता रहे हैं, आप याद रखिएगा। जैसे जैसे मीथेन डेरिवेटिव में नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ता है, जैसे जैसे बेटा मीथेन डेरिवेटिव में नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ता है, बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। जैसे जैसे मीथेन डेरिवेटिव में क्लोरीन के बेटा नंबर बढ़ते हैं, क्लोरीन के नंबर बढ़ते हैं, वैसे वैसे बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे बेटा इसका तरीका आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, H number of chlorine atom in bond polarity in methane as number of chlorine atom in methane increases bond polarity decreases। बस ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका बेटा दो क्वेश्चन हुआ, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
ढंग से बेटा आप अपने नोट्स में जब भी पढ़िए, जब भी आप बेटा ये लेक्चर देखिए, है ना, रिकॉर्डेड वीडियो है, जब भी आप ये लेक्चर देखिए, आप बेटा कॉपी पेन लेके बैठिए और बेटा बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं, जो भी क्वेश्चन के फॉर्म में हम बता रहे हैं, ये जो भी चीज हो आपको वो आप रिटन वर्क करते चलिए साथ में, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए, एक 5 मिनट 10 मिनट तक देखिए और उसका देखने के बाद आप बेटा एक पेन उठाइए और उस पे लिख लीजिए। कोई भी डाउट हो आप कोचिंग का टेलीग्राम नंबर पड़ा होगा, कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर पड़ा होगा, उससे बेटा मैसेज कीजिए, डाउट आपको क्लियर कर देगा। ठीक, दो क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आइए टॉपिक पे बात की जाए। आइए, हेडिंग है आपकी, कोई भी ऑर्गेनिक का टॉपिक होता है तो बेटा पढ़ने का तरीका होता है कि सबसे पहले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाना, तो इसको कहा जाता है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फिर बेटा दूसरा जो पार्ट पढ़ाया जाता है वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है। और प्रॉपर्टी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक आपकी होगी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो भी ऑर्गेनिक का टॉपिक आपका डिस्कस होगा दो पार्ट में डिस्कस होगा, एक पार्ट होगा आपका प्रिपरेशन और दूसरा पार्ट क्या होगा, प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग है आपकी प्रिपरेशन ऑफ of preparation of alkyl halide, preparation of alkyl halide, क्लियर। ये हमारा हेडिंग पड़ा, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब इसमें बेटा एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, तो सबसे पहला आपका पार्ट है फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, एल्केन बाय हेलो हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक, ये आपकी हेडिंग है। एल्केन की सहायता से हमें एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, हेलोजिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले दो तीन सिंपल हम आपको रिएक्शन दिखा रहे हैं, है ना, फिर उसकी मैकेनिज्म दिखा रहे हैं और मैकेनिज्म के बाद बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके बेस पे जो भी होगा वो हम आपको करा देंगे। तो आपका एल्केन की बेटा हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी तो आपका एल्काइल हैलाइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए कि हमारे पास एल्केन है और एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, RH। अब इस कंपाउंड का हम हेलोजिनेशन करा रहे हैं, हेलोजिनेशन करा, इस रिएक्शन में बेटा रिएक्शन कंडीशन जो होती है वो या तो H होती है, मतलब डिफ्यूज सनलाइट होती है, या बेटा हाई टेम्परेचर, ये रिएक्शन कंडीशन होता है। हाई टेम्परेचर का मतलब ये साइन आपका बना होगा। तो देखिए इसमें होता क्या है कि एक हाइड्रोजन हटा उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा, बनने वाला प्रोडक्ट हो गया RH और दूसरा बेटा एक साइड प्रोडक्ट क्या हो गया, HX। ये रिएक्शन का पैटर्न होता है। अब ध्यान से देखिए इस रिएक्शन के बारे में कुछ चीजें और फिर उसके बाद कई सारी चीजें हम आपको बताते चलेंगे। इस रिएक्शन में आप देखिए वो क्या है, जब हम एल्केन की हेलोजिनेशन करा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर लगभग बेटा 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। तो हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन लग रहा है, एल्काइल हैलाइड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर कट देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हट रहा है और बेटा हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस एल्केन पे आपका आके लग रहा है। एल्केन पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है और हाइड्रोजन आके बेटा देखिए लग रहा है। ठीक, तो हाइड्रोजन का निकलना मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आके जुड़ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो एग्जाम में सबसे सिंपल पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन किसका एग्जांपल होता है, तो ये हो गया इट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा देखिए इस रिएक्शन में अभी हम आपको मैकेनिज्म शो करेंगे और जब मैकेनिज्म शो करेंगे तो वो क्लियर होगा इस रिएक्शन में होता क्या है
कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलता है और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आगे जुड़ता है। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलता है और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में आगे जुड़ता है। तो बेटा एक फ्री रेडिकल निकल रहा है, उसकी जगह पे दूसरा फ्री रेडिकल आके ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, लग रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये आपका हो गया इट इज एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो सिंपल चीजें होंगी। ठीक, अब आइए बेटा और आगे इसमें देख हम चले कि क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें आपका हम कराते चले। हालांकि बेसिक ये आप किताबों में देखिए तो ये बेटा एल्केन में भी रिएक्शन दिया होगा। पहले बेटा दो तीन चीजें सिंपल देखिए, फिर उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मीथेन है और मीथेन की क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन हो रही है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में एग्जाम में दो टाइप से पूछेगा। एक बार कहेगा कि मीथेन एक्सेस में है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। फिर बेटा एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि मीथेन की एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन गैस जो है वो किसमें है, एक्सेस में, तो मीथेन की एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन हुई तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम आपको प्रोडक्ट लिखते हैं, बाद में मैकेनिज्म के द्वारा आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। तो जब एक्सेस ऑफ मीथेन की क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन होगी तो बनने वाला प्रोडक्ट बेटा मेथाइल क्लोराइड होता है प्लस HCl गैस। क्लियर। अगर क्लोरीन गैस एक्सेस में और मीथेन लिमिटेड है तो बनने वाला प्रोडक्ट एक्सेसिव क्लोरीनेशन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा प्लस HCl होगा। ये आपका हुआ। अब दूसरा बेटा क्वेश्चन, जैसे ये प्रोपेन होगा CH2। अच्छा, इसको हम मैकेनिज्म के बाद एक्सप्लेन करेंगे। जब इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देंगे और सब सारे क्वेश्चन थोड़ा आपका मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा, तब और सारे क्वेश्चन बेटा हम आपको कराएंगे। अब ध्यान से देखिए, मीथेन की क्लोरीन गैस के साथ बेटा रिएक्शन हो रही है तो मिथाइल क्लोराइड बन रहा है, और बेटा मीथेन की एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन हो रही है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। आइए इस रिएक्शन की बेटा मैकेनिज्म हम थोड़ा सा क्लियर कर लें कि क्या होता है, कैसे होता है, तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होनी शुरू हो जाएगी। आप जानते हो कि इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। और ढंग से सुनिएगा जो चीज हम बोलते चल रहे हैं, कोई भी बेटा फ्री रेडिकल हो, पूरी केमिस्ट्री में कोई भी फ्री रेडिकल हो, टोटल 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला बेटा जो स्टेप होता है उसको चेन इनिशिएशन कहा जाता है। दूसरे स्टेप को बेटा चेन प्रोपोगेशन कहा जाता है। चेन प्रोपोगेशन कहा जाता है। और तीसरा जो स्टेप है उसको चेन टर्मिनेशन कहा जाता है। चेन टर्मिनेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे ढंग से आप सुनिए क्या होता है, कैसे होता है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन कराना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बेटा क्या होता है कि पहले स्टेप में चेन इनिशिएशन याद रखिएगा। चेन इनिशिएशन जो होता है ये बेटा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का नहीं, रिएजेंट मॉलिक्यूल का नहीं, किसका होता है, रिएजेंट का। ठीक, ये बेटा मीथेन रिएजेंट हुआ, क्लोरीन रिएजेंट हुआ, तो ये बेटा क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड होगा।
अच्छा, कई लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मीथेन है, मीथेन है, इसके 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो पहले स्टेप में क्यों नहीं है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है? क्यों? हम क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड तोड़ रहे हैं, है ना? क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूटना, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होना ज्यादा आसान है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? तो ध्यान से बेटा देखो, रिएक्शन में हो क्या रहा था कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकल रहा था और क्लोरीन फ्री रेडिकल जाके लग रहा था और प्रोडक्ट में क्या हो रहा था? फॉर्मेशन हो रहा था। अब हमें पहले स्टेप में चेन इनिशिएशन में हमने Cl2 मॉलिक्यूल का क्लोरीन मॉलिक्यूल का होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कराना है। मीथेन में किसी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फिजन पहले स्टेप में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आप ध्यान से देखिए, ये बेटा मोर पोलर है और ये लेस पोलर है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है और ये थोड़ा सा बेटा पोलर बॉन्ड है। और आप जानते हो कि पोलर बॉन्ड की होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नॉन पोलर बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कराना बेटा बड़ा आसान होता है। पहले स्टेप में चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा, रिएक्शन की बेटा जो एनर्जी होती है, जो सनलाइट की एनर्जी होती है या हाई टेंपरेचर से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को बेटा एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इस बॉन्ड की होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगी। इस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उन 2 इलेक्ट्रॉन में से बेटा एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के पास जाएगा और 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल गया। अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन याद करिए। रिएक्शन मैकेनिज्म का बेटा क्वेश्चन याद कीजिए ढंग से कि फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल चार्ज स्पीशीज होता है कि न्यूट्रल स्पीशीज होता है? तो आंसर होगा फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीशीज होता है। फ्री रेडिकल कैसा होता है? न्यूट्रल। फिर एग्जाम में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीशीज मतलब न्यूट्रल एटम हुआ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ, है ना, न्यूट्रल स्पीशीज मतलब न्यूट्रल एटम हुआ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ, फिर भी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इस सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये हाईली क्या होता है? रिएक्टिव होता है। तो दूसरा आपका क्वेश्चन हो गया फ्री रेडिकल के रिएक्शन मैकेनिज्म का, हाईली रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, चेन इनिशिएशन का स्टेप। अगले स्टेप में आइए तो चेन प्रोपगेशन का स्टेप होगा। सेकंड स्टेप चेन प्रोपगेशन की होगी। अब चेन प्रोपगेशन जो स्टेप होता है वो बेटा एक स्टेप की प्रोसेस नहीं होती है, 2 स्टेप की आपकी प्रोसेस होती है। ठीक, अब चेन प्रोपगेशन के पहले स्टेप में क्या होगा कि जो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है उनमें से कोई भी एक फ्री रेडिकल मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और हमने बेटा मीथेन मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दिया, मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और मीथेन में जो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उनमें से किसी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कराएगा। याद रखिएगा, अगर रिएक्शन कंडीशन में फ्री रेडिकल भी आ जाए तो फ्री रेडिकल ही रिएक्शन आगे चलती है। तो ये फ्री रेडिकल यहां पे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कराएगा, है ना, मतलब फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को क्या करेगा? इनिशिएट करेगा। तो इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में से बेटा किसी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ये देखिए ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ बेटा मिलेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा और फिर क्या होगा कि ये मिथिल फ्री रेडिकल फ्री हो जाएगा, मिथिल फ्री रेडिकल फ्री हो जाएगा। अब तीसरे स्टेप में सॉरी सेकंड चेन प्रोपगेशन के सेकंड स्टेप में देखिए क्या होगा। चेन प्रोपगेशन के सेकंड स्टेप में बेटा देखिए क्या होगा, यहां से जो मेथाइल फ्री रेडिकल फ्री हुआ है वो क्या करेगा कि 2 क्लोरीन कई सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल में से एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ये मेथाइल फ्री रेडिकल कई सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल में से एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल का फिर से होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल में से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इस मेथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा और इस रिएक्शन की बेटा मेन प्रोडक्ट मेथाइल क्लोराइड का क्या कर लेगा? फॉर्मेशन। और फिर से बेटा जो आपने क्लोरीन फ्री रेडिकल शुरू में यूज किया था वो फ्री हो गया। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से बेटा मीथेन पे अटैक करेगा, ये बनेगा, फिर ये स्टेप लगातार चलती रहेगी और स्टेप लगातार चलती रहेगी तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा?
प्रोपोगेशन, मतलब ये रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी। अब लास्ट स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप को कहा जाता है, ये सेकंड स्टेप चेन प्रोपोगेशन हुआ, थर्ड स्टेप बेटा चेन टर्मिनेशन हुआ। जनरली जो चेन टर्मिनेटिंग एजेंट होते हैं बहुत सारे होते हैं, एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो ऑक्सीजन होता है। अब मान लीजिए बेटा रिएक्शन कंडीशन में कहीं से भी आपका कोई चेन टर्मिनेटिंग स्टेप आ जाए तो बेटा रिएक्शन जहां पे रहेगी वहीं पे रुक जाएगी। जो जो चीज फ्री था वो आपस में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद एक बेटा प्रोडक्ट का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मान लीजिए रिएक्शन कंडीशन में क्लोरीन फ्री रेडिकल कई सारे हैं, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में मिलेगा, Cl2 बना देगा। मेथिल फ्री रेडिकल आपस में मिलेगा, इथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल मेथिल फ्री रेडिकल आपस में मिलेगा और मेथाइल क्लोराइड का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये पूरी की पूरी बेटा मैकेनिज्म थी। एल्केन की हैलोजिनेशन हो तो एल्काइल हैलाइड बनता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। टोटल 3 स्टेप में ये आपकी रिएक्शन चलती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में रिएजेंट का होता है, प्रोपगेशन 2 स्टेप में होता है। देखिए बेटा ध्यान से, क्यों ये प्रोपगेशन कहा जाता है, क्योंकि लास्ट में फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल होती है, फिर से यहाँ पे ये जाती है, अटैक करती है और जो लगातार चलता रहता है इसलिए चेन प्रोपगेशन होता है। अगर रिएक्शन कंडीशन में गलती से भी कोई भी चेन टर्मिनेटिंग एजेंट जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाए तो रिएक्शन जहां पे है वहीं पे आपकी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। अब आप बेटा आराम से 1 मिनट लीजिए और सोच के हमें क्वेश्चन सोचिए। क्वेश्चन बेटा ये है आपका कि रिएक्शन लैब में हो रही है ना, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हमें बनाना है मेथाइल क्लोराइड, हमें बनाना है मेथाइल क्लोराइड। और बेटा ये रिएक्शन जब भी होता है इक्विलिब्रियम में होता है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कई सारी रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं और अलग-अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रही हैं। मेथाइल क्लोराइड भी बन रहा है, क्लोरीन भी बन रहा है, मीथेन भी बन रहा है, हमें मिलनी चाहिए ये। तो अब हम क्या करेंगे, सोचिए 2-4 सेकंड। अगर बेटा आप ये बताओ, ये हमारे पास कंटेनर है और इसमें ये 4 रिएक्शन चल रही है, चारों इक्विलिब्रियम पे है और हमें मेनली मेथाइल क्लोराइड बनाना है। तो लीच चैटलियर्स प्रिंसिपल, ला साफिए का नियम सोचिए और बेटा जो रिएक्शन कंडीशन है उसमें से किसी भी तरीके का यूज करके मेथाइल क्लोराइड को बाहर निकालना है। तो बेटा ये सारे रिएक्शन जो इंटर कन्वर्टेबल हो रही होंगी वो बेटा मेथाइल क्लोराइड के उसी तरीके की नहीं करेंगे और हमें मेनली क्या मिल जाएगा, मेथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। तो यहाँ से बेटा मेथाइल क्लोराइड का निकालना डिपेंड करता है लीच चैटलियर्स प्रिंसिपल पर। तो ये आपकी बेटा मैकेनिज्म थी, मैकेनिज्म हमने क्लियर कर दिया। याद रखिएगा इस रिएक्शन की बेटा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होती है वो एल्काइल फ्री रेडिकल होती है। इस रिएक्शन की रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होती है, एल्काइल फ्री रेडिकल होती है। आइए अब कुछ क्वेश्चन आपको कराएं। क्वेश्चन है बेटा पहला, हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH3, ठीक। हम इसका क्लोरीनेशन नहीं करा रहे हैं, हम इसका बेटा ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। और क्यों ब्रोमिनेशन करा रहे हैं इसकी रीजनिंग अभी हम आपको बता देंगे कि आगे आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा बेटा आपका होगा, दूसरा आपका होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
आपका हुआ CH3 CH CH3 और CH2 CH, ये हुआ। इसमें भी बेटा हम ब्रोमिनेशन करा देंगे HU की प्रेजेंस में। ठीक, तीसरा क्वेश्चन एक और लिखिए। तीसरा क्वेश्चन एक और हो गया, हमारे पास ये कंपाउंड है बेंजीन CH2 CH CH3 CH, और इस कंपाउंड की हमने बेटा ब्रोमिनेशन डिफ्यूज सनलाइट HU की प्रेजेंस में क्या है। आप प्रोडक्ट बताइए कि क्या होगा, कैसे होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होगा, ये आप एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे बेटा आपका ब्रोमीन है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, यहाँ पे आपका बेटा ब्रोमीन है, और इस नॉर्मल प्रोपेन का हमें फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन कराना है, सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होगा, तो आपको क्या करना है कि अलग-अलग पोजीशन से, ध्यान से सुनना, अलग-अलग पोजीशन से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बाहर निकालना है, ब्रोमीन को अटैक करना है। लेकिन बेटा जब ब्रोमीन अटैक करेगा तो हर एक पोजीशन पे नहीं, किसी एक पोजीशन पे जाके लगना है। तो ये देखिए, जब यहाँ से आप हाइड्रोजन हटाओगे तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, ये और ये प्रोडक्ट सेम होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए, तो प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा, और यहाँ से हाइड्रोजन आप निकालिए तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल होगा। बेटा सेकेंडरी फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, सॉरी मतलब सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल पोजीशन होता है तो बेटा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और प्राइमरी फ्री रेडिकल की बेटा प्राइमरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कम होती है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो पोजीशन उतनी ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोजीशन है, ये जो फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव है, तो मेनली ब्रोमीन का अटैक मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पे होगा, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका हो जाएगा CH3 CH3 CH Cl CH। क्लियर। अब यहाँ ये बेटा प्राइमरी फ्री रेडिकल यहाँ का इंटरमीडिएट होगा, यहाँ का भी इंटरमीडिएट प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा, यहाँ भी इंटरमीडिएट प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा, लेकिन यहाँ का इंटरमीडिएट सेकेंडरी फ्री रेडिकल होगा, जबकि यहाँ का इंटरमीडिएट टर्सरी फ्री रेडिकल होगा। तो यहाँ का इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा, तो ये पोजीशन मोर रिएक्टिव होगी, मेनली ब्रोमिनेशन इस पोजीशन पे होगा। तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट हो गया CH3, फिर ये आपका बेटा CBr, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, और ये क्या हो गया CH3। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, इसमें बेटा प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, लेकिन ये सेकेंडरी है, यहाँ से बेटा बताइए ये सेकेंडरी के साथ साथ फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये पोजीशन हाइपर प्लस कन्फर्मेशन दोनों से स्टेबलाइज हो रहा है, तो इस पोजीशन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, तो इसमें बेटा मेनली जो ब्रोमीन का अटैक होगा वो इस पोजीशन पे होगा, और बनने वाला आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हो गया, वो आपका हो गया CH Br, फिर ये आपका हो गया CH CH3। क्लियर। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन हो गया। आगे आइए, इसी में बेटा हम कुछ चीजें और आपको बताएं, और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन कराएं।
ढंग से देखिए, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ हैलोजन की बात की जाए, हैलोजन के बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन आपका बेटा फ्लोरीन होता है, आपका फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, फिर आपका आयोडीन होता है। अगर हम हाइड्रोजन के डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा बेटा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, उससे कम ब्रोमीन होता है, सबसे कम रिएक्टिविटी बेटा किसकी होती है, आयोडीन। इतनी चीजें आप जानते हो, क्लियर, ठीक। लेकिन लैब में डायरेक्ट फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं होता है, फ्लोरीनेशन कभी भी लैब में डायरेक्टली नहीं करानी चाहिए। क्यों नहीं करानी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन बड़ा रिएक्टिव होता है। अच्छा, इसके आगे की रीजन सुनो, ये बताओ, कुछ सोच के बताइए। और एल्केन पे डिफरेंट हैलोजन रिएक्ट करने तो एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड बनता है। अब आप खुद सोचिए, जब एल्काइल क्लोराइड बनता है तो बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड मजबूत होगा, और जो बॉन्ड जितना मजबूत बनता है, जितना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड के बनने में निकलने वाली एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो जब लैब में फ्लोरीनेशन होता है तो एल्काइल क्लोराइड बनने में बेटा बनने वाला बॉन्ड बड़ा छोटा होता है, और बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और बेटा जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो रिएक्शन का नेचर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोसिव। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लैब में डायरेक्ट फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्यों, तो आंसर में रहेगा ड्यू टू इट्स हाईली एक्सोथर्मिक नेचर, हाईली एक्सोथर्मिक नेचर, हाईली एक्सोथर्मिक नेचर। लैब में बेटा क्लोरीनेशन बड़ा आसानी से होता है, ब्रोमीनेशन आसानी से होता है, आयोडीनेशन जो लैब में होती है ये बेटा स्लो प्रोसेस होती है, स्लो होती है, और कैसी होती है, रिवर्सिबल। ये आपकी कैसी होती है, रिवर्सिबल। क्लियर। अब आइए, मेनली लैब में जब भी कराना चाहिए या तो क्लोरीनेशन कराना चाहिए या ब्रोमीनेशन कराना चाहिए, क्लोरीनेशन कराना चाहिए या ब्रोमीनेशन कराना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, लैब में क्लोरीनेशन हो रहा है, लैब में ब्रोमीनेशन हो रहा है, और बेटा रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है। अब ये बेटा ज्यादा रिएक्टिव है, और जो ज्यादा रिएक्टिव होती है वो हर एक पोजीशन पे, जैसे एक एल्केन है, उस एल्केन में प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल दोनों बन रहा है, तो प्राइमरी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट वाले की रिएक्टिविटी कम होगी, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल जिस पोजीशन पे बनेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन होगा क्या कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, और अपने हाई रिएक्टिविटी के कारण बेटा जिस पोजीशन की रिएक्टिविटी कम होगी वहां पे भी ये अटैक करेगा। तो क्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, और हाईली रिएक्टिव होने के कारण बेटा जितने भी पॉसिबल पोजीशन होते हैं, जितने भी पोजीशन होते हैं, हर एक पोजीशन पे जाके अटैक करता है, और बेटा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो बेटा क्लोरीन हर एक पोजीशन पे जाके अटैक करता है, जिसके कारण ये नॉन सेलेक्टिव होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है। और नॉन सेलेक्टिव होगा तो एक प्रोडक्ट नहीं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, उनमें से कुछ प्रोडक्ट स्टेबल होंगे, कुछ प्रोडक्ट नॉन स्टेबल होंगे, कुछ प्रोडक्ट मेजर होंगे, और कुछ प्रोडक्ट क्या होंगे, ठीक। स्टेबल प्रोडक्ट जहां पे इंटरमीडिएट स्टेबल होगी उसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा, और जहां पे इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगी वो प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, अब अगला देखिए, ब्रोमीन जो है इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम होगी तो बेटा केवल और केवल ये उसी पोजीशन पे अटैक करेगा, ये केवल और केवल उसी पोजीशन पे अटैक करेगा जिस पोजीशन की बेटा रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और बेटा सेलेक्टेड पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये नॉन सेलेक्टिव नहीं, कैसा हो जाएगा, सेलेक्टिव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा,
सेलेक्टिव हो जाता है। क्लियर? इतनी बात बेटा क्लियर हो गई। तो इसीलिए हमने आपको बेटा जो इससे पहले एग्जांपल कराया था वो ब्रोमीन का कराया था। क्यों कराया था ब्रोमीन का एग्जांपल? क्योंकि ब्रोमिनेशन जो होती है वो सेलेक्टिव होती है, मेनली उसी पोजीशन पे अटैक करती है जिस पोजीशन की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आइए बेटा आगे चलें इसमें। एक एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है और उसी क्वेश्चन को करा रहे हैं सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव शो करने के लिए। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है आपका और वो क्वेश्चन ये है, हमारे पास कंपाउंड है CH3CH CH3 CH3, ये हमारे पास कंपाउंड है और इस कंपाउंड की बेटा क्लोरीनेशन कराई गई। क्लोरीनेशन कराई गई किसकी प्रेजेंस में? HNO की प्रेजेंस में। तो बनने वाला प्रोडक्ट बताइए और किस प्रोडक्ट की परसेंटेज कितनी होगी और किसकी कितनी होगी, ये बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्लोरीनेशन नॉन सेलेक्टिव होगा और नॉन सेलेक्टिव होगा तो हर एक पोजीशन पे अटैक करेगा, लेकिन ढंग से इस क्वेश्चन में देखिए ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, तो इनके प्रोडक्ट सेम होंगे तो ये पोजीशन पे अटैक करेगा और ये पोजीशन अलग है तो यहां पे अटैक करेगा। तो एक प्रोडक्ट जो बना वो हो गया CH3 है ना। फिर ये बेटा मान लीजिए यहां पे अटैक किया तो CH2Cl और दूसरा जो आपका प्रोडक्ट हुआ वो हो गया CH3 और यहां पे क्या लग गया C। क्लियर? यहां पे क्लोरीन लग गया। अब एनसीईआरटी में बेटा डाटा दिया हुआ है इस कंपाउंड की जो परसेंटेज होती है वो 65% के आसपास होती है ना मिक्सचर में, और ये बेटा 35 के आसपास। ये बेटा स्टेबल होता है, ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है, मोर स्टेबल होता है। ये प्रोडक्ट लेस स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। ध्यान से देखिए यहां पे बेटा अटैक करेगा तो आपका टर्सरी फ्री रेडिकल बनेगा और टर्सरी फ्री रेडिकल जो होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना। ये प्राइमरी वाला पोर्शन पे अटैक किया है तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये बेटा मेजर होता है और ये क्या होता है माइनर होता है। ये यहां पे बेटा मेजर प्रोडक्ट होता है और ये क्या होता है माइनर प्रोडक्ट होता है। कैसे बेटा इसको जस्टिफाई करोगे? तो एनसीईआरटी में एक डाटा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक डाटा दिया हुआ है और वो बेटा डाटा ये है, वो डाटा ये है कि रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी 1 होती है, 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 3.8 होती है और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी कितनी होती है 5। बेटा एल्केन में डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है। 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए आपका बेटा जो क्लोरीन की रिएक्टिविटी है वो 1 टाइम्स होती है, सेकेंडरी हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी 3.8 टाइम्स होती है प्राइमरी के कंपैरिजन में, और टर्सरी हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी कितनी होती है 5 होती है। मतलब रेशियो होता है 1:3.8:5। अब हमें बेटा दोनों प्रोडक्ट निकालना है, तो निकालने का तरीका कैसे होता है सॉल्यूशन देखिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बेटा आपका नीट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। प्रोडक्ट बना के ये कितना परसेंट बनेगा, ये कितना बनेगा, तो कैसे निकाला जाता है? तो आप क्या कीजिए प्राइमरी वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसकी मात्रा कितनी होगी, परसेंटेज कितना होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कैलकुलेट कीजिए। देखिए बेटा टोटल 3 3 6 3 9। रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन फिर कैलकुलेट कीजिए। रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कैलकुलेट कीजिए। ये देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का रेशियो 1 होता है और टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 9। तो बेटा टोटल रिएक्टिविटी 1 * 9 कितनी हो गई 9। ठीक। अब फिर नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी है नहीं टर्सरी, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कैलकुलेट कीजिए कितना है 1। रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ
3 डिग्री हाइड्रोजन, टोटल कितना हो जाएगा? तो देखिए 5 into 1 इक्वल टू कितना हो गया? 5। अब कंपेयर कीजिए कितनी मात्रा हो, तो जब आप कंपेयर करोगे तो परसेंटेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट कितना होगा? तो हमने कहा था मिक्सचर में जिसका परसेंटेज निकालना है ना, उसकी मात्रा ऊपर टोटल मात्रा नीचे। तो प्राइमरी प्रोडक्ट की बेटा परसेंटेज निकालेंगे तो प्राइमरी रिएक्टिविटी ऊपर, तो प्राइमरी रिएक्टिविटी ऊपर, टोटल रिएक्टिविटी 9 5 14 नीचे, परसेंटेज के इनटू 100 कैलकुलेट करो कितना होगा ये आपका? तो 14 बच्चे 70 14 84 14 ये 7 पॉइंट समथिंग 963, ये लगभग 64 65। और बेटा परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री प्रोडक्ट, तो 5/14 ये, और इसमें कीजिए तो 14 75 14 84 14 97 7 7 बचे 35 के पास ये। देखिए जो डाटा दिया हुआ है वही होगा। तो ये बेटा आपका तरीका होता है कि कैसे आप बेटा एल्केन की क्लोरीनेशन करा रहे हो, डिफरेंट पोजीशन पे क्लोरीन अटैक कर रहा है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, तो किस प्रोडक्ट की मात्रा कितनी होगी, परसेंटेज कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट होगा, उसका ये तरीका था। एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा जो 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट होगा वो मोर स्टेबल होगा, उससे कम 2 डिग्री वाला होगा, उससे कम 1 डिग्री वाला होगा। लेकिन बेटा मेजर कौन होगा, ज्यादा मात्रा में यहाँ पे कौन होगा, उसको निकालने के लिए ये तरीका जो हमने बताया है, उस तरीके का आपको एप्लीकेशन एग्जाम में करना होगा। क्लियर? आगे बेटा आपको एक्सप्लेन करें कई सारी चीजें। अब दूसरा बेटा पार्ट आपको, एक और पार्ट देखिए क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में। तो क्वेश्चन आपका हो गया CH CH3 CH3 CH3। अब इसका बेटा हमने क्लोरीनेशन करा दिया, क्लोरीनेशन करा दिया HNU या हाई टेम्परेचर की वजह से। तो बेटा ब्रोमीन नॉन सेलेक्टिव होता है, ब्रोमीन क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव होता है, और ब्रोमीन नॉन सेलेक्टिव होगा तो मेनली उसी पोजीशन पे अटैक करेगा जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और किस पोजीशन पे अटैक करेगा? तो यहां पे अटैक करेगा। तो बेटा बनने वाला जो मेजर प्रोडक्ट होगा, ये जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा CH3 और ये ब्रोमीन, यही होगा। ठीक, दूसरा वाला जो प्रोडक्ट होगा उसकी मात्रा 1% से कम होगी, तो उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचा जाता है। आइए एक और क्वेश्चन आपको कराएं। हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH3, और इस कंपाउंड को हमने SO2 Cl2 के साथ डिफ्यूजन लाइट की प्रेजेंस में हीट किया, तो बनने वाला बेटा प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है डिफ्यूजन लाइट ले लीजिए, यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट CH3 CH2 Cl। ठीक, इसका मतलब होगा ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है जिसका नाम सल्फ्यूरिल क्लोराइड है, जिसका नाम सल्फ्यूरिल क्लोराइड है, ये भी बेटा क्लोरोनेटिंग एजेंट होता है, क्लोरोनेटिंग एजेंट होता है। कैसे होता है वो भी हम आपको रीडिंग समझा देंगे। ठीक, अब यहां से देखिए क्लोरीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलता है, और यहां से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकलता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट करता है, प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट HCl का क्या करता है? फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन जो होगी it is also example of free radical substitution। अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए क्यों सल्फ्यूरिल क्लोराइड, कैसे सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्लोरोनेटिंग एजेंट होता है। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड का थोड़ा सा आप डायग्राम लिखिए, तो ये हुआ S डबल बॉन्ड O, और ये हुआ बेटा क्लोरीन, और ये क्या हुआ? क्लोरीन। इसमें आप ध्यान से देखिए, तो
तो बेटा ये जो सल्फ्यूरिल क्लोराइड में सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी बेटा एंट्रोपी घट गई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ रैंडमनेस घट गया है। अगर किसी भी तरीके से इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकले तो ये गैस होता है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो बेटा ये जो है इसमें एंट्रोपी इस बॉन्ड के ब्रेकिंग होने के लिए, इस बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटे, इसके लिए एंट्रोपी सपोर्ट कर रही है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकले तो वो बाहर निकलेगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा और इसको टूटने के लिए, तोड़ने के लिए एंट्रोपी थर्मोडायनामिक्स सपोर्ट करता है ताकि ये गैस के फॉर्म में बाहर निकले। तो एंट्रोपी सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे हमने लिख दिया। क्यों ये टूटता है? क्योंकि ड्यू टू सपोर्ट ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी सपोर्ट कर रही है, एंट्रोपी सपोर्ट कर रही है, बॉन्ड टूटा, क्लोरीन फ्री रेडिकल ये बाहर निकले, यहाँ पे जाके क्लोरीनेशन कराए और प्रोडक्ट का क्या किए? फॉर्मेशन। तो बेटा अभी तक हमने आपको टोटल दो क्वेश्चन शुरू में एक्सप्लेन किए थे और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद, बेटा क्या कहते हैं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद आपका एल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, तो सबसे पहली रिएक्शन हमने शुरू की फ्रॉम एल्केन, एल्केन की सहायता से एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा ये हमने आपको एक्सप्लेन करना शुरू किया और उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया। ये आपका टोटल कंप्लीट हो चुका है, मतलब पहला पार्ट एल्केन की सहायता से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चेन रिएक्शन की सहायता से एल्किल हैलाइड कैसे बनेगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, मैकेनिज्म होती है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। तो ये आपका समाप्त हो चुका है। अच्छा ये आज का लेक्चर एंड होने से पहले एक बेटा बड़ा ढंग का क्वेश्चन आप कर लीजिए। क्वेश्चन है डिटरमाइन total number of different isomeric product upon monochlorination of 2-methyl pentane। 2-methyl pentane की बेटा मोनोक्लोरिनेशन हो तो डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट कितने होंगे? आइए क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें। अच्छा एक चीज देखिए, जब भी बेटा स्ट्रक्चरल कहे तो केवल और केवल जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं उनको आप कंसीडर कीजिए, और टोटल कहे तो टोटल में बेटा स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो दोनों को आप कंसीडर कीजिए। आइए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो 2-methyl पेंटेन सबसे पहले हम बना लेंगे पेंटेन 1 2 3 4 5 और ये हुआ 2-methyl पेंटेन। इसमें हम देखें कि कितने अलग-अलग टाइप के हम प्रोडक्ट बनाए और फिर उसमें हम कंसीडर करें। तो ये देखिए ये दोनों प्रोडक्ट सेम होंगे, एक ये बना, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चरल तो बेटा ये 4 है ना। अब देखिए टोटल कितने बनते हैं। तो सबसे पहले जो 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनको हम बनाते हैं। तो ये हो गया CH3, फिर हो गया CH, ये हो गया CH2Cl, फिर आपका हो गया CH2 CH, एक ही हो। दूसरा बेटा हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हो गया CH3CCl, CH3 CH2 CH2CH। आइए बेटा तीसरा हम बनाते हैं CH3 CH Cl CH2 CH। एक और बना CH3 C
CH3 CH2 CHCl CH 1 2 3 4 5 ठीक। और एक और बन गया, इधर हम लिख देते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH2 और ये हो गया CH3। आइए बेटा काउंट करें। पहले वाले में हम देखें कि आपका कोई भी अच्छा डबल बॉन्ड तो है नहीं, ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता है, ठीक। स्ट्रक्चरल में कॉन्फ़िगरेशन नहीं काउंट किया जाता है, सॉरी कंफर्मेशन नहीं काउंट किया जाता है, तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ऑप्टिकल देते हैं। तो ये कार्बन कायरल नहीं होगा, ये कार्बन कायरल नहीं होगा, ये कार्बन कायरल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कायरल होगा तो इसके दो पार्ट होंगे, एक बी और एक एल। इसमें देखिए ये कायरल नहीं, ये कायरल नहीं, ये कायरल नहीं, ये भी नहीं, एक ही प्रोडक्ट। इस वाले में देखें तो कायरल नहीं, कायरल नहीं, कायरल नहीं, कायरल होगा, ठीक। और एक कायरल होंगे तो बेटा इसके भी दो पार्ट होंगे, इसमें कायरल होगा तो टोटल कितने पार्ट हो गए, इसमें यहाँ पे बेटा CH2 Cl कोई कायरल नहीं, तो इसके भी कितने पार्ट हो गए, एक। अब टोटल पार्ट इस क्वेश्चन में काउंट कीजिए, 2 3 2 5 2 7 और 1 8। तो टोटल बेटा स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 8। तो ये एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर यही क्वेश्चन पूछता कि डिटरमाइन टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट अपॉन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 methyl butane, तो आंसर कितना होता, 5। और टोटल कह दिया तो स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो दोनों काउंट करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये बेटा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये आपका पहला रिएक्शन एल्केन की सहायता से एल्काइल हैलाइड हैलोजेनेशन रिएक्शन के थ्रू कैसे बनती है, हर एक क्वेश्चन हर एक डाउट हमने क्लियर कर दिया है। अगले पार्ट पे एल्कीन और एल्काइन की सहायता से एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, तो उसमें हम कई सारे रिएक्शन एल्कीन के एल्काइन के भी बेटा आपको कंसीडर कर लेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए आप तब तक के लिए थैंक यू। खाते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, एग्जाम जब भी हो आपका, ठीक, उससे आपको मतलब नहीं है। पूरी की पूरी ये जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है मैक्सिमम 1 मंथ या 1 मंथ 10 दिन उसमें आपका टिक पे आ जाएगा। बस कोशिश कीजिए कि बेटा आप जो भी पढ़िए उसको अपने मेमोरी के थ्रू एक पेज पे नोट डाउन कीजिए, और फिर अगले लेक्चर से पहले उसको आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।